अब हम आते हैं भी एथनॉल कैसे बनता है, कौन से सोर्सेज है। इसके ऊपर भी कोई, मैं एथनॉल के नेगेटिव में नहीं हूँ, सिर्फ एथनॉल कितने परसेंट होना चाहिए था जो हमारा इंजन उसको कंफर्टेबली ऑपरेट कर सकेगी, वो एक इशू है। एथनॉल और जगह भी यूज़ हो रहा है और कंट्रीज में भी यूज़ हो रहा है। जैसे यूएसए में उन्होंने रिसर्च करके अपना एक सील कर दिया कि E10 से ज़्यादा वो एथनॉल नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको उसके आगे नेगेटिव इफेक्ट्स टेस्ट रिजल्ट्स में मिले। अब कई कंट्रीज थोड़ा ज़्यादा भी डाल रही हैं, मगर जो जैसे ब्राज़ील ज़्यादा डाल रहा है तो उनको 50 साल का एक्सपीरियंस है। हमें तो उतना लंबा एक्सपीरियंस नहीं है ना। यहाँ तो हमारी टीम से ब्राज़ील जाके वो सारा एक्सपीरियंस गेन करें कि उन्होंने जर्नी जो है यहाँ तक कैसे पहुँचे, वो सब शायद मिसिंग है हमारे सिस्टम में। तो एथनॉल इज़ गुड एज ए अल्टरनेटिव टू क्रूड ऑयल, पार्ट ऑफ द क्रूड ऑयल जो हमें को कम करना पड़ेगा। और वो कैसे बनता है, उसके बाई प्रोडक्ट्स भी क्या हैं। मेनली तो शुगर केन से बनता है। अब ये भी कई लोग भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि शुगर केन आप क्यों उगा रहे। शुगर केन की एकड़ उतनी है जितनी पहले थी ना। ये ना घबराओ कि किसान ने 5 एकड़ की जगह 10 एकड़ लगा दिया। गन्ना उतना ही लग रहा है जितना पहले था, क्योंकि जो शुगर मिल है वो 12 महीने नहीं चलती। वो तो उसका मेन पर्पस तो होता है चीनी बनाना, शुगर बनाना। शुगर का जब उसका कोटा पूरा हो गया तो वो थोड़ा बहुत कुछ दिन और एक्स्ट्रा चल सकती है, अगर कोई उसका गन्ना जो फार्मर्स का सारा नहीं उठा सके। तो ये नहीं है कि गन्ना 12 महीने कटता रहता है, ऐसा नहीं है। और शुगर जो बनाने की जो क्वांटिटी है उसका एक कोटा है, कुछ सरकार उठाती है, कुछ ओपन मार्केट में बिकता है। मगर सबसे ज़्यादा जो शुगर बनती है वो ब्राज़ील में बनती है। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर एकड़ेज ऑफ शुगर केन 2 टाइम्स ऑफ इंडिया एकड़ेज, और इंडिया नंबर 2 है शुगर केन एकड़ेज में। नंबर 1 ब्राज़ील है, मगर डबल एरिया का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसकी वजह से वो शुगर भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं, मगर पॉपुलेशन कम है, उनकी इंटरनल कंजम्पशन तो बहुत कम है। तो उनका जो 70% जो शुगर है वो एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस है। इसलिए 45 से 50% जो एक्सपोर्ट मार्केट में शुगर बिकती है वो ब्राज़ील से बिकती है। वही शुगर का रेट डिक्टेट करते हैं। और हमारा जो शुगर का जो रेट है वो एक्सपोर्ट के लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं पड़ता, एक्सपोर्ट अपना शुगर मिल्स को या एक्सपोर्टर्स को। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं ले पाते। तो हमें शुगर केन से मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है। अब आते हैं कि एथनॉल बनता है कहाँ से। एक उसमें से बाई प्रोडक्ट निकलता है मोलासिस। ये एक ब्राउन कलर का सेमी क्रेस्ट सा मटेरियल है, हैवी मटेरियल है। इससे पहले तो बिस्की और रम ज़्यादा बनती थी, कुछ कन्फेक्शनरी के प्रोडक्ट्स भी बनते थे। मगर ये मोलासिस का वो मेन जो प्रोसेस है उससे एथनॉल बनता है। ये डायरेक्ट शुगर केन से नहीं बनता। मेजर पार्ट कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम द मोलासिस। और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो शुगर केन से बनते हैं? एक तो है बगास। बगास क्या होता है? जो शुगर केन का जो फाइब्रस मटेरियल है। जैसे हमने गन्ने के रेडी से जूस पिया तो गन्ना जो अब खाली हो गया, उसमें जूस नहीं है, उसको सुखा के वो एक एनर्जी का सोर्स है। आपने गुड़ वाले को देखा होगा, वही जो छिलका है उसी से ही वो अपनी भट्टी चलाता है। और रेडी वाला इसी से अपना घर का चूल्हा जलाएगा खाना बनाने के लिए। तो ये एक एनर्जी का सोर्स है। ये शुगर केन में इंडस्ट्री में क्योंकि ज़्यादा बनता है तो उनका फैक्ट्री में एक थर्मल प्लांट लगा हुआ है जो बगास से स्टीम बना के अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ज़्यादातर जो शुगर मिल रहा है वो अपनी ही इलेक्ट्रिसिटी बनाई हुई से वो पावर चलती है उसकी, जो कि बगास से बनती है। फिर भी एक्स्ट्रा में हो जाए तो वो और बॉयलर इंडस्ट्री को वो भेज देते हैं। मोलासिस का मैंने बता दिया कि उससे लिकर भी बनता है और अब मैक्सिमम उसका एथनॉल बनता है। एक प्रेस मड एक और बाई प्रोडक्ट है शुगर केन का इंडस्ट्री का, वो एज ए फर्टिलाइजर यूज़ होता है खेतों में। जैसे गोबर की खाद है ऐसे ही ये है। इसकी भी वैल्यू अच्छी है और लोग प्रेफर करते हैं इसको यूज़ करने के लिए। बाकी गन्ने का जो टॉप है, हरे पत्ते हैं, वो तो एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा रिच फूड है।
रेफर करते हैं। कई बार तो गन्ना काटने वाली लेबर है, उसको आप ये हरे पत्ते दे दो तो अपना वो जो रेट है उसमें डिस्काउंट दे देते हैं गन्ना काटने के। हर एक पोर्शन की वैल्यू है। ये मत सोचो कि गन्ना हमने इसलिए उगाया है कि उससे एथनॉल बनाना था, ऐसा नहीं है। पहले इतने साल हम नहीं बना रहे थे, वहाँ हम उसको बायो प्रोडक्ट्स को कहीं और यूज़ कर रहे थे। और सोर्सेज भी हैं एथनॉल के, वो तो शुगर केन का है। और कौन सा है, जो वेयर हाउसेज में गेहूँ जो व्हीट है स्टोरेज में ख़राब हो गई, क्योंकि ये स्टोरेज ज़्यादा गवर्नमेंट एजेंसी के हाथ में है। कई बार वो केयर नहीं करते, या उनके पास स्टोरेज स्पेस ही कम है, वो ऊपर में स्टोरेज होता है, ऊपर प्लास्टिक के कवर लगाते हैं, बहुत कुछ है। किसी भी वजह से वो ख़राब हो गई, अब वो कहीं भी कंज्यूम नहीं होगी, ना तो एनिमल के लिए यूज़ होगी, बंदे के लिए तो बिल्कुल नहीं होगी। तो उसका क्या करें, उसमें उसको अब एथनॉल बनाने के लिए जो गवर्नमेंट एजेंसी है उसको ऑफर कर देती हैं एथनॉल प्लांट्स के लिए। तो रेट एथनॉल बनाने वाले को अच्छा मिल जाता है, उसकी वायबिलिटी बन जाती है, उसका एथनॉल बन जाता है। एक मक्की से बनती है एथनॉल। हालांकि मक्की हमारी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, मगर कई जगह जैसे ईस्टर्न यूपी है, बिहार है, एमपी के एरिया हैं, वहाँ मक्की लगाने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा रेनी सीजन में होती है। तो ये मक्की रेनी सीजन से नहीं ही, यानी कि इसमें कोई एक्स्ट्रा इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये अपने आप हो जाती है। पहले रेट इसका कम होता था, अब एथनॉल की वजह से इसको अच्छी रिटर्न मिलने लग गई, तो फार्मर को फ़ायदा हुआ इससे, और एथनॉल इंडस्ट्री को भी फ़ायदा कि उसका रॉ मटेरियल उसको मिल रहा है। और एक ब्रोकन राइस है। ब्रोकन राइस डेलिबरेटली चावल को हम छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ते। ये तो जब पैडी जिसके ऊपर छिलका होता है, छिलका हटाने के लिए जो मशीनों में उसका प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस चावल के कुछ दाने टूट जाते हैं, उसको ब्रोकन राइस है। ये अनअवॉइडेबल प्रोडक्ट है राइस मिल का। अब उसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत कम होती है, मगर अब एथनॉल में यूज़ होने लग गया तो उसको कमर्शियल वैल्यू थोड़ी बेटर मिलने लग गई है। मगर एथनॉल प्लांट को वाइबिलिटी मिलती है, उसको प्रोडक्ट मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, तो उससे एथनॉल बन जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें सब बगैर सब में हम कर रही है, उसका रेट या क्वांटिटी। तो अगर आप सोचिए कि ये तीनों चीज़ें अगर ना हों, तो जिसके पास भी वो चीज़ पड़ी है तो रॉक बॉटम प्राइस पर बिकेगी ना। कई चीज़ें तो जैसे गेहूँ खराब होगी तो उसको तो कोई उठाएगा ही, उठाने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। अब शुगर के क्रॉप के ऊपर बात करते हैं कि इसके ऊपर भी कोई चर्चा चल रही है कि बहुत पानी पीता है, ये करता है, वो करता है, ज़मीन में हम लोग हैं शुगर की क्यों और उगा रहे। तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि शुगर के सिर्फ एथनॉल को देखने के लिए नहीं उगा रहे को, ये एक उसका बाई प्रोडक्ट है एथनॉल। अब गन्ना जब बोया जाता है और कैसे उगता है उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं, और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर भी बात करते हैं कि जो किसान ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। पानी की रिक्वायरमेंट तो गन्ने की है ही है, तो जो यूनिवर्सिटी रिसर्च वाले देते हैं तो वो मैंने फिगर लिखा हुआ है 1000 mm से लेकर 2500 mm तक, मतलब ये 12 महीने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये क्रॉप एवरेज 12 महीने का इसका लाइफ स्पैन है। जैसे गेहूँ 4 महीने की होती है, धान भी 4 महीने का होता है, 4-5 महीने का, मगर गन्ना 12 महीने का क्रॉप होता है। तो 12 महीने में इतना पानी यूज़ करेगा, और उसका 50 to 60% रेन वाटर से उसको मिलता है, ये नहीं कि ज़मीन से निकाल रहा है। तो इसमें कोई पानी वो बहुत खा रहा है, ये कंज्यूम करता है, उसमें कोई इतने कंट्रोल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेजर पार्ट तो उसका रेनफॉल से आ रहा है। रेन तो रेन नहीं देखेगी ना कि ये गन्ना है या नहीं है, तब मैं उस खेत में रेन जाएगी, वो तो सब जगह आएगी। उस टाइम जो भी क्रॉप है उसको, अब गन्ने के पैरेलल आपका धान भी होता है, गन्ने के पैरेलल व्हीट भी होती है, उनको भी पानी मिल जाता है रेन से, तो इसको भी मिल जाता है। और गन्ने का एक साल तो हम उसकी पूरा नया बीज लगाते हैं, अगले साल पुराना जो हमने गन्ना काटा वो दोबारा उसका प्लांट जड़ से निकल के आता है। उसमें जो इनपुट है, खर्चा है, डीजल है, बहुत कम लगता है, तो उससे वो अपना काम चला देता। ये जो गन्ने का लेफ्ट साइड में जो उसने पोर्शन दिया है कि वो जब बड़ा हो रहा है, और राइट साइड है जब वो मैच्योर हो जाता है और काटने के लायक हो जाता है।
ये पानी की कंजम्पशन का ऊपर उसने टेबल बनाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। एक बहुत इसमें रोना पीटने की बात नहीं है कि बहुत पानी खा रहा है। अब क्लियर हो गया। अब आ जाता है कि किसान भी और यूनिवर्सिटीज़ भी किसान को एजुकेट करती रहती है। किसान भी बहुत जगह उसको पॉजिटिवली लेते हैं कि पानी को बचाना है। तो कई जगह तो पानी इतना है भी नहीं, अदर देन रेन ना हो तो कई जगह तो फसलें वैसे खराब हो जाए, क्योंकि ग्राउंड वाटर वहाँ पर ड्यू टू रॉक्स, जो डेक्कन एरिया हमारा जितना है, एमपी महाराष्ट्र, वहाँ तो नीचे इतना पत्थर है कि पानी ज़मीन में रिचार्ज ही नहीं होता। तो वहाँ पर ड्रिप इरीगेशन यूज़ होती है, किसान यूज़ भी कर रहे हैं। ड्रिप इरीगेशन से पानी की रिक्वायरमेंट 10% रह जाती है, 90% आप पानी बचा सकते हो। सेकेंड तरीका है, लाइनों में गन्ना लगता है। पहले एक लाइन में पानी दिया, एक को छोड़ दिया, फिर दूसरी लाइन में पानी दिया, आगे छोड़ दिया, ऑल्टरनेट रोज। जब नेक्स्ट इरीगेशन होगी तो जिसमें पहले नहीं दिया तो उसमें देंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि पानी की हम बचत कर रहे हैं, क्योंकि सभी रोज को फुल भरने की जरूरत नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा पानी हम उसको दे देते हैं। और तीसरा उसका जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है कि जब खेत तैयार होता है उसमें हम भूसा, सूखे पत्ते, ऐसी चीज़ें उसमें मिक्स कर देते हैं। वो ज़मीन को पोरोसिटी क्रिएट करता है, ज़मीन को टाइट नहीं होने देता। तो जब भी बारिश वगैरह होती है या हम इरीगेशन करते हैं तो ज़मीन पानी को स्टोर कर लेती है क्लोज टू द रूट्स ऑफ द शुगर केन। तो ज़्यादा देर उसको पानी का जो मदद है मिलती रहती है। तो ये सारा कुछ किसान कर रहे हैं, किसी कहीं ज़्यादा सीरियसली कर रहे हैं, कहीं कम कर रहे हैं, कहीं उसको कैचअप कर रहे हैं। तो ये मत सोचो कि किसान बेवकूफ़ है, वो भी पानी का यूज़ करने का उसको पता है कि उसको कैसे कंज्यूम करना है। ये ड्रिप इरीगेशन में दिखा रहा हूँ कि ये गन्ने का खेत जब उसने बिजाई की तो ये लाल लाइनें ऐसी मल्टीपल लाइनें हो जाएंगी जो कि ड्रिप इरीगेशन की पाइपें हैं। तो यहाँ से बूंद बूंद पानी गिरता है और पीछे से आप पानी बंद भी कर सकते हो। जब नहीं ज़रूरत तो पीछे से बंद कर दो, जब ज़रूरत है तो उसको ओपन कर दो। तो पूरी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ जो फील्ड है उसमें ड्रॉप करके पानी गिरेगा, जो कि उतना ही गिरेगा जितनी उसकी ज़रूरत है, और उसी एरिया में गिरेगा जहाँ पर रूट्स है। ओपन एरिया में नहीं गिरेगा वो पानी। अब आ जाता है कि इथेनॉल प्रोडक्शन अच्छा है, फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है। बहुत कुछ जो है सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, हम सिटी में रहते हैं तो हमें क्या फायदा है, हमें क्या नुकसान है, उसी के ऊपर हम फोकस करते हैं। हमें कलेक्टिवली देखना पड़ेगा कि फार्मर को इसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि फार्मर के पास तो ऑप्शंस बहुत कम है ना अपने इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव करने के लिए। सिटी में तो हम एक दुकान के बाद दूसरी दुकान बना लेंगे, एक इंडस्ट्री के बाद दूसरी इंडस्ट्री बना लेंगे, एक नौकरी मिली तो मेरे बच्चे नौकरी में चले जाएंगे, तो घर में 3 जने कमाने वाले हो जाएंगे। फार्मर क्या करेगा? तो फार्मर को तो अश्योर थोड़ा उसको बूस्ट मिल जाए, उसकी क्रॉप का अच्छा पैसा मिल जाए, टाइम पर पैसा मिल जाए तो उसको फायदा होगा। तो गन्ना उसको यही सारा कुछ सपोर्ट कर रहा है कि एक तो उसकी इज्जत मिल रही है। गन्ना हो तो आज दिन में फार्मर को इज्जत से देखा जाता है, क्योंकि पैसा उसको टाइम पर मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है, गन्ना उसका वेस्ट नहीं जा रहा है। फिर है उसको फार्मर को भी रिस्पेक्ट मिलती है, क्रॉप को भी रिस्पेक्ट मिलती है। और रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है? क्योंकि अब शुगर मिल के पास भी मसल है पैसा टाइम पर देने का। नहीं तो एक ऐसे भी हमने दिन देखे हैं कि 8 गन्ना किसान ने दिया, उसकी पेमेंट उसको 12 महीने के बाद मिलती थी। ऐसे दिन भी आए हैं, किसान धरना लगा के भी बैठते थे तब भी पैसे नहीं मिलते थे, क्योंकि मिल के पास पैसा होता ही नहीं था। ठीक है, तो ये अब सड़क जब इम्प्रूव हो रहा है तो हमें उसमें विरोध करने की क्या जरूरत है? अब कुछ गन्ना मिल जैसे बंद हो गई, एकरों में बंद हो गई, अगर गन्ना कुछ रह भी गया तो मिल सोचेगी कि अब गन्ना जो थोड़ा बहुत रह गया है, जैसे शुगर नहीं बनानी, तो वो गन्ना उठा के उसका इथेनॉल बना देगी। तो उसकी जो गन्ना उसको जलाने की जरूरत पड़ रही थी पहले, अब वो नहीं जलाएगा, बल्कि वो उसको कमर्शियल वैल्यू उसको मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल स्टोरी को देखो तो इथेनॉल बुरा नहीं है, सिर्फ हमें अथॉरिटीज़ को ये कह रहा है कि E20 क्या आपने पूरा टेस्ट कर लिया तो उसके रिजल्ट शेयर करो। अभी E20 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।